हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिकम एकेडमी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। किस टॉपिक के साथ? कल न्यूमेरिकल हो गए थे, क्या कहते हो? न्यूमेरिकल हो गए थे ना? न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं? रियल, वर्चुअल, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, कब होगा पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन, सारी चीजें। टॉपिक का नाम है अगला मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। मैग्निफिकेशन ऑफ, सबसे पहले मैग्निफिकेशन जान जाओ, उसके बाद मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर भी जान जाओगे। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन, पहले चलो इधर देखें। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन जिसे आवर्धन कहते हो, हिंदी में क्या नाम है? आवर्धन। किसे कहते हैं बताओ? कभी सुना है ये मैग्निफिकेशन वर्ड? मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कुछ आपके पास हो उसको मैग्नीफाई करना। कोई चीज आपके पास है उसको क्या करना? मैग्नीफाई। मैग्नीफाई करने मतलब या तो बढ़ा के बताओ या तो घटा के बताओ। जो भी है सच्चाई में बढ़ा के बताओ या घटा के बताओ, उसे बोला जाता है मैग्नीफाई करना। ठीक है, मैग्नीफाई का मतलब उसके बारे में बताना, और वही काम करना है मैग्निफिकेशन। मिरर क्या काम करेगा? इमेज या तो बड़ी बनाएगा, इमेज या तो छोटी बनाएगा, और उसी का नाम है मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। ठीक है, तो वही चीज है। मैग्निफिकेशन बताने का तरीका केवल क्या है? मिरर क्या बनाता है? मिरर के सामने रियल क्या है? मिरर के सामने वाकई में सच्चाई रूप से क्या है? हमेशा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा रियल होता है। ऑब्जेक्ट को देख करके आप बता सकते हो, अब मिरर में देखो तो इमेज बनेगी। मिरर में क्या बनेगा? उसका इमेज। और वो देख के बता सकते हो कि सर सेम साइज का है, या थोड़ा सा इनलार्ज है, बड़ा है, या फिर स्मॉलर है, डिमिनिश है। बता सकते हो नहीं बता सकते हो? अगर ऑब्जेक्ट ही ना हो तो क्या बताओगे? कुछ नहीं। तो ऑब्जेक्ट के बेसिस पर, ऑब्जेक्ट को रिस्पेक्ट में ले करके, है कि नहीं है, वस्तु के आकार के सापेक्ष, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु के आकार के सापेक्ष ये बताना कि इमेज कैसी है। इमेज बड़ी बनी, छोटी बनी, बराबर बनी, ये बताना ही क्या कहलाता है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है साइज ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब का आकार कैसा आया? किसके सापेक्ष? वस्तु के सापेक्ष। तुम्हारे सामने वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा बना, तो तुम क्या कहोगे? बड़ी बनी ना। तो इसको देख करके ही तो बता पा रहे हो, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी इमेज क्या बना, ये कहलाता है मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, या मैग्निफिकेशन केवल कहा जाता है। तो डेफिनेशन अगर मैं लिखूं केवल शॉर्ट एकदम, जो केवल मैग्निफिकेशन को बताती है। आवर्धन किसे कहते हैं? प्रतिबिंब का आकार अपॉन में वस्तु का आकार, यानी वस्तु के आकार के सापेक्ष प्रतिबिंब के आकार को कहा जाता है आवर्धन। क्या लिखा जाएगा? मैग्निफिकेशन कैसे बताया जाता है? साइज ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु का आकार। नीचे लिखा जाएगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तुम लोगों ने 9th में फार्मूला पढ़ा होगा कुछ, आई अपान ओ करके। 10th में कुछ फार्मूला पढ़ा है, आई अपान ओ, एच आई अपान ओ, ऐसा कुछ फार्मूला पढ़ा था। तो ये हमने क्या लिखा? साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ, ये होता है मैग्निफिकेशन। लेकिन मैग्निफिकेशन आप मिरर लिखते कैसे हैं? अब बताइए, मैग्निफिकेशन इसको किस लेटर से लिखा जाता है? स्मॉल एम से। किस लेटर से लिखोगे? अब बताइए कि मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, दर्पण का आवर्धन कैसे लिखा जाता है? तो उसको बताने का तरीका क्या है? मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, उसको बताने का तरीका है कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मान ले ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर का और इमेज बनी 6 सेंटीमीटर का, तो मैग्निफिकेशन कितना कहा जाएगा? बताओ। हाइट है, ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर का और इमेज बनी 6 सेंटीमीटर की, तो मैग्निफिकेशन कहा जाएगा 6/2, दैट इज 3। उसका मैग्निफिकेशन 3 आएगा। किसके बेसिस पर बताया? किसके रिस्पेक्ट में लेकर के? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु के आकार को साक्षी मानकर, वस्तु को आकार को रिस्पेक्ट में लिया गया है ना। तो वही चीज करा जाता है। डेफिनेशन मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर कैसे बताया जाता है? कि मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर लिखा जाता है हाइट ऑफ ऊपर हमेशा इमेज रहेगा। जब मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग जैसा कुछ शब्द समझ में आए तुरंत समझ जाना, इमेज हमेशा कहाँ होगा? ऊपर। हाइट, ये फार्मूला दोबारा फिर रिपीट होगा तुम्हारे थोड़ी देर बाद। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसे कहा जाता है मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो फार्मूला बना m इज इक्वल टू, चाहो तो लिखो I अपॉन ओ,
या फिर इसी को लिख सकते हो एच आई हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यूनिट क्या आएगा इसका, मात्रक क्या आएगा इसका, अरे बताओ यार, ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर, तो इसका यूनिटलेस डायमेंशनलेस, ना कोई मात्रक है और ना कोई बीमा। अबे जब मात्रक ही नहीं होगा तो बीमा कहां से आएगी, जब यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशन, लेकिन डायमेंशन ना हो तो यूनिट हो, ऐसा चल सकता है, बताओ ऐसा कौन है, डायमेंशन ना हो बट यूनिट हो, एंगल और सॉलिड एंगल, एंगल का यूनिट रेडियन, सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन, बट डायमेंशनलेस, तो ऐसे होते हैं, तो ये यूनिटलेस क्या चीज है, यूनिटलेस। तो डेफिनेशन में क्या लिख सकते थे, क्या लिखोगे डेफिनेशन में, अगर परिभाषा लिखोगे तो वस्तु के आकार के सापेक्ष प्रतिबिंब के आकार को आवर्धन कहते हैं। द साइज ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। बस हो गया। फिर आता है मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। दर्पण का आवर्धन कैसे लिखा जाता है, द हाइट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, या मैग्निफिकेशन ऑफ एनीथिंग। लेंस का भी सेम फार्मूला आएगा, आगे तो लेंस का पढ़ाया जाएगा, लेंस में भी सेम फार्मूला लिखाऊंगा, सेम ही लिखा जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, इसलिए यहां पढ़ लो, लेंस में आराम होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसका कोई और फार्मूला है तो और दूसरा फार्मूला देखने के लिए डायग्राम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि दूसरा फार्मूला क्या आता है। देखो ये आपके पास कौन सा मिरर है, अवतल, ये P, मान लो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज अभी बना लेंगे, और ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा है, ये O हो गया ना, तो PO की दूरी लिखी जाएगी U से। PO की दूरी कैसे लिखोगे, ये उसका पॉइंट हो गया F, ठीक है, ये ऐसे चली, ऐसे ऐसे ही तो लौटेगी, क्यों, सही चलाया है, पैरेलल जाने वाली कहां से जाएगी, फोकस से। अच्छा दूसरी जो पोल से जाएगी, पोल से जो जाएगी, जो पोल पे आके गिरेगी, वापस ऐसे लौट जाएगी, नहीं, क्या जितना एंगल ऊपर है उतना ही एंगल नीचे बनेगा, है ना, तो ये ऐसे वापस नीचे लौट जाएगी। ऐसा होगा कि नहीं होगा। और ध्यान से देखो, यहां शायद कहीं कोई इमेज बन रही है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, अब ध्यान से देखो, अगर ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा, वो क्योंकि वो कौन सा लॉ लगता है, रिफ्लेक्शन लॉ, परावर्तन का नियम, I = R, थीटा बराबर थीटा। ध्यान से देखो, आपके पास दो ट्रायंगल है, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये लौटने वाली रे है, तो इमेज होगा, ये क्या होगा, अबे इमेज ही तो होगा, ये है कि नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, ठीक है। और ऑब्जेक्ट देखो सीधा अपवर्ड है, इमेज कैसी है, डाउनवर्ड है ना, ये अपराइट, ये डाउन राइट, इस पॉइंट का नाम लिख दो A, इस पॉइंट का नाम लिख दो B। अब ध्यान से देखो, ऊपर वाले में tan थीटा लगाओ, तो ऊपर वाले में tan थीटा, यहां से यहां तक क्या कहलाएगा, यहां से यहां तक क्या कहलाएगा U, यहां से यहां तक क्या कहलाएगा U, यहां से यहां तक क्या कहलाएगा, क्यों, क्योंकि इमेज है, तो जो यहां से यहां तक का है PB या BP वो तो V है, और जो AP है वो AP जो है वो U है, दिख रहा है सबको, AP U है और BP V है। ऊपर वाले में tan थीटा लगाओ, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आधार लंब बटे आधार, AO अपॉन AP, समझ आ रहा है, AO अपॉन AP, तो tan थीटा इक्वल लिखा जाएगा, AO कितना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, अपॉन AP कितना है, AP है U, नीचे वाले में tan थीटा लगाओ, tan थीटा बराबर IB, ओके, इंटेलिजेंस ब्यूरो, अपॉन BP, अरे यार परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना, लंब बटे आधार, तो BP कितना आएगा tan थीटा, HI अपॉन V, दोनों का तो tan थीटा सेम है, थीटा सेम है तो tan की वैल्यू सेम होगी, यानी ये दोनों आपस में बराबर है या कम ज्यादा है, अरे थीटा सेम है भाई, तो क्या लिखोगे, HO अपॉन U = HI अपॉन V, दिखा फार्मूला, आगे हो सकता था HI अपॉन HO = V अपॉन U, फार्मूला दूसरा बन के आया। अभी तक केवल क्या पढ़ा था, HI अपॉन HO, लेकिन उसको और क्या लिख सकते हैं, V अपॉन U, तो असली फार्मूला मेरे पास जो आया HI अपॉन HO = V अपॉन U, लेकिन अभी भी इसमें कुछ करेक्शन बाकी है। ध्यान से देखो, इस वाले केस में ऑब्जेक्ट कहां रखा है, ऊपर, और इमेज कहां रखी है,
अब काम की रेज वाला तो इसमें कोई सवाल आता नहीं है, क्योंकि इस वाले सवाल में तू ध्यान से देखेगा तो यू भी निगेटिव है और भी, यू उधर है भी उधर है, काम की रेज ऐसे जा रही है, तो दोनों के दोनों निगेटिव हैं, और दोनों निगेटिव रखोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। लेकिन ध्यान से देखो, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो उस टाइम पर इमेज इस समय कहां बन रही है, नीचे। तो इस फार्मूले को जनरलाइज करा गया, और अगर ऊपर पॉजिटिव मानो, सबको कोऑर्डिनेट आता होगा, ये पॉजिटिव होता है और ये वाला क्या होता है, नेगेटिव, पता होगा ना, y और y डैश। तो अगर इसको पॉजिटिव मानोगे तो ये अपने आप क्या सेट कर देगा उसको, नेगेटिव। तो यहां तो नेगेटिव आ सकता है, बट यहां नेगेटिव नहीं आ रहा, यहां तो आ जाएगा बट यहां नहीं आ रहा मैग्निफिकेशन में, इसलिए जनरलाइज करके इसको फार्मूला लिखा जाता है और आगे एक नेगेटिव लगा दिया जाता है कि हमेशा ये फार्मूला बैलेंस रहेगा। अब हमेशा बैलेंस रहेगा पूरी लाइफ, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जो आपको याद रखना है वो खास बात मैं आपको याद कराता हूं, मैग्निफिकेशन रियल, जो सारे सवालों में याद रखना है तुमको। अगर रियल मैग्निफिकेशन पूछेगा तो वो हमेशा नेगेटिव लिखना, चाहे लेंस हो या मिरर हो, और अगर वर्चुअल पूछेगा, आभासी आवर्धन, तो वो हमेशा और हमेशा पॉजिटिव ही लेना, कभी नेगेटिव मत लेना तुम। अगर वास्तविक आवर्धन होगा तो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव होगा, आभासी आएगा तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ना केवल मिरर की बात कर रहा हूं बल्कि लेंस में भी ये काम लग जाएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट्स आपके यहां से बन जाएंगे जो भी लगाने थे। फिलहाल आपको मैग्निफिकेशन में ज्यादा कुछ जानकारी चाहिए नहीं थी, केवल आपको क्या चाहिए था, फार्मूला और वो समझ। मिटा दे, है ना। अरे अब क्या करोगे, अब तो तुम सवाल लगा ही भी दो, अब कोई सवाल दिया दिया तुम लगा दोगे तुरंत, है कि नहीं है। बस तुमको अब नया टॉपिक क्या दे दिया गया, HI और HO का, बस, है ना। बस ये फार्मूला अच्छे से याद रखना, HI अपान H = माइनस V अपान U। लेंथ जब पढ़ाऊंगा ना, यही माइनस को मैं प्लस कर दूंगा, बस यही ध्यान देना है बस। इसलिए जो यहां पढ़ रहे हो सेम रिपीट होगा आगे भी। ठीक, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ मैग्निफिकेशन का। रे डायग्राम आप लोग 10th वाली प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा, उसमें पढ़ा हुआ है ना। और स्पेशली बताया गया है विथ ऑल ट्रिक्स, सारे फार्मूले, सारे रूल्स बताए गए हैं उसमें। थोड़ा बढ़ा के देखना, क्योंकि बार बार एक ही चीज रिपीट करी गई है, 10th लेवल का बताया गया है ना, इसलिए ज्यादा समझाना पड़ता है। चलो अगले टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और तुम्हारी असली यात्रा यहां से शुरू होती है, असली पढ़ाई यहां से शुरू होती है, और यहीं से अपने आप को मानना कि अब यहां कुछ भी गलत नहीं करना है। बस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, ये भी 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा था तुमने, याद होगा तुमको, है ना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। अब परावर्तन में सब लोग, रिफ्लेक्शन में एक बात सबको याद है ना, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट आती है, किसी सरफेस पे गिरती है, गिर के वापस लौट जाती है। अब ऐसा नहीं होगा, अब लाइट आएगी, किसी सरफेस पे गिरेगी भी, और गिरने के बाद लौटना होगा तो थोड़ी बहुत लौटेगी, लेकिन बाकी बहुत सारा हिस्सा उसका आगे चला जाएगा, लगभग 90%, 98% आगे चला जाएगा, और इस फिनोमेना को कहा जाएगा रिफ्रैक्शन। यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में। फॉर एग्जांपल, सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका तुमने देखा होगा कि जब पानी में पानी भरो, है ना, कांच का ग्लास हो, उसमें पेंसिल भरो, पेंसिल रख दो, पानी भर दो, तुम्हें अपने आप वो पेंसिल सीधी ना जा करके जहां से पानी शुरू होता है वहां से थोड़ा सा बेंड नजर आती है, ऐसा लगता है कि वहां से टूट गई है पेंसिल। नोटिस किया है ये? अच्छा, खाली बाल्टी आपको वैसे ही नजर आती है, लेकिन तुम ध्यान से देखो, पानी भर देने के बाद तो बाल्टी का जो बॉटम है, तला है जो, वो थोड़ा सा उठा हुआ नजर आता है। नोटिस किया है ऐसा कुछ? ऐसा इन सब का रीजन क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इसमें केवल एक ही बात है, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से, ट्रांसपेरेंट मीडियम होने चाहिए दोनों। रिफ्लेक्शन में क्या था, एक ट्रांसपेरेंट था, दूसरा ओपेक था, टकरा के वापस लौट जाना। इसमें दोनों पारदर्शी हो, दोनों ट्रांसपेरेंट हो। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगी तो अपने ओरिजिनल पाथ से कुछ ना कुछ इधर उधर डेविएट हो जाती है। क्यों होती है आगे जानेंगे, बट कुछ ना कुछ डेविएट हो जाती है। देखो ये पहला मीडियम, मीडियम 1 और मीडियम 2, कितने मीडियम लिया हमने? 2। और जब लाइट किसी एक पारदर्शी माध्यम से चलते हुए आती है, इस लाइट का नाम आपतित किरण, इंसिडेंट रे। ठीक, इस बिंदु का नाम इंसिडेंट पॉइंट, आपतन बिंदु। अब आगे क्या करें? आगे लौटाना नहीं है रे को। अभी सबसे पहले क्या करोगे? नॉर्मल यानी अभिलंब खींचा जाएगा। अब बताओ मीडियम 1 है या 2 है?
तो फिर जो नॉर्मल खींचा जाएगा वो दोनों में जाएगा, और ये हो गया आपका नॉर्मल। और ये एंगल क्या होगा? दिस इज नॉर्मल, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ये अपनी ओरिजिनल पाथ से थोड़ा बहुत डेविएट हो जाती है, तो शायद ये ऐसे चली जाएगी या उधर चली जाएगी, और ये मीडियम 2 में है। और ये एंगल कौन सा हो जाएगा? एंगल आर। दिस इज एंगल रिफ्रैक्शन एंगल। समझ में? व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। ये अपने वास्तविक रास्ते से भटक जाती है। ये भटकना ही रिफ्रैक्शन है। ये विचलन ही क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। तो प्रकाश का अपवर्तन जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, तो अपने वास्तविक मार्ग से, प्रारंभिक मार्ग से कुछ ना कुछ हट जाता है। इस हटने को ही क्या कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन। दिस इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डेफिनेशन अपने मन से जो लिख सको लिखो। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इतना डेटा मैं याद करके रखे रहता हूं, घटनाएं मौका मिलने पर ही बता देता हूं आपको। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या क्या हुआ? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाएगी। ये डेविएशन ही क्या है? अपने मार्ग से भटकना ही डेविएशन है, अपवर्तन है। अब सबको सारी बातें याद है। अब इस वाली रे का नाम क्या लिखोगे तुम लोग? परावर्तित यानी रिफ्लेक्टेड। ये देखो यहां से रिफ्लेक्शन था तो रिफ्लेक्टेड, अब नाम पड़ेगा रिफ्रैक्टेड रे। इसका नाम होगा अपवर्तित किरण, ये नया नाम होगा। उसका परावर्तित किरण लिखा था तुमने, और इसका नाम क्या लिखा? अपवर्तित किरण। इसका नाम परावर्तन कोण नहीं, अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन एंगल। एंगल आर तो है, ये बिल्कुल सही है, बट इसका नाम होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण। और कोई नई बात? हाँ सर, वो सब बात की बात। मीडियम 1 और मीडियम 2 दोनों मीडियम अलग अलग हैं, दोनों मीडियम अलग अलग है। नई चीज तुम्हारे पास आई, मीडियम अलग अलग है। इसका नाम क्या पड़ेगा? कोई बताओ। इसका नाम परावर्तक पृष्ठ। हाँ, परावर्तक नहीं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जो सरफेस रिफ्रैक्शन कर रहा हो, अपवर्तक पृष्ठ। इसकी डेफिनेशन तुमसे अगर कोई पूछे तो बता देना, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। हाँ, दो मीडियम को अलग करने वाले सरफेस का नाम क्या है? अपवर्तक पृष्ठ। ये वो पृष्ठ होता है जो दो माध्यमों को अलग अलग कर रहा है। खुद ही देखो, यहां से नीचे कौन सा माध्यम शुरू हो रहा है? कौन सा मीडियम? मीडियम 2। तो ये बाउंड्री है कौन से? दोनों मीडियम के बीच की, दोनों मीडियम के बीच का बॉर्डर है, जिस जहां पे दो मीडियम अलग अलग होते हैं उसे कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ। और ये हो गया आपका, ये चीज क्या है? नॉर्मल क्यों दोनों मीडियम में आया? क्योंकि अब आपके पास एक मीडियम नहीं है, दो मीडियम है, इसलिए नॉर्मल का दोनों मीडियम में आना जरूरी था। तो नॉर्मल दोनों मीडियम में आया, एंगल सब कुछ जाना। अब उसके बाद क्या आता है? रिफ्लेक्शन क्लियर हुआ? रिफ्लेक्शन क्लियर हुआ सबका? एकदम समझ में आया है? अब सवाल जो इसमें बनते हैं रिफ्लेक्शन में, जो कि रिफ्लेक्शन से थोड़ा रिलेट करके बताया जाता है, वो ध्यान से देखो। ये लाइट आई और ये वापस लौट गई। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में ध्यान से देखो, मान लो कोई लाइट आई जिसकी स्पीड है v1, स्पीड क्या है? v1, और वेवलेंथ है λ1 और फ्रीक्वेंसी है f1। समझो ध्यान से, स्पीड है v1, वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य है λ1 और आवृत्ति फ्रीक्वेंसी f1। सारी बातें क्लियर है। जब ये लौटेगी तो ये दूसरी रे है, तो तुम लोग क्या लिखोगे? v2, λ2 और f2। v1 और v2 एक ही होगा या अलग अलग? एक ही होगा या अलग अलग? v1 और v2 बताओ, v1 इक्वल टू v2 सही या गलत? सोच के बताना। स्पीड 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 उसी माध्यम में वापस लौट जाना, कम बैक टू द सेम मीडियम अगेन। तो अब कैसे सही हो गया? अभी तक तो गलत था, पूरी क्लास कर सब गलत। सब v1 है, ये v2 है, हाँ अलग अलग तो है। अबे इक्वल ही तो है, क्योंकि मीडियम नहीं बदल रहा है, मीडियम तो वही है ना। तो v1 इक्वल्स टू v2। जब चाल नहीं बदली तो क्या दूरी और समय बदलेगा क्या? तो λ1 इक्वल्स टू f1 इक्वल्स टू सब। हाँ f2 स्टाइलिश था वो। हो गया तुम्हारे पास। अब रिफ्लेक्शन में कुछ भी बदलता
कुछ बदला क्या? खुद ही देखो, परावर्तन में कुछ बदला? हाँ, एक चीज बदली, ऐसे जा रही थी, ऐसे घूम चली गई। क्या डायरेक्शन बदल गई? स्पीड नहीं बदली, वेलोसिटी बदल गई। वेलोसिटी पहले इधर थी, अब वेलोसिटी ऊपर हो गई, v बन गया। तो क्या बदला? वेलोसिटी बदली, स्पीड बदली। स्पीड तो वही है, 3 इंटू 10⁸, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसमें देख किस स्पीड से आ रही है? v1, स्पीड आई v1, वेवलेंथ λ1, फ्रीक्वेंसी f1। यहां आने के बाद स्पीड हो गई v2, λ2 और फ्रीक्वेंसी f2। अब मेरा सवाल, क्या v1 बराबर v2 होगा? क्यों? सबसे बड़ी बात, क्या मीडियम ही बदल गया? अरे भाई ऊपर यहां देख, मीडियम सेम था तब तू ये बराबर कर पाया। जब मीडियम, इसका मतलब है लाइट को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन लाइट की स्पीड मीडियम पे डिपेंड करती है। लाइट की स्पीड नहीं करती क्या? तुमने पढ़ा नहीं है ये? तूने सीरियसली नहीं लिया ना मैग्नेटिज्म को? 1/√μ0 ε0, ये सी आता है, लेकिन भी तो तब आता है जब लिखा जाता है 1/√μe। जब मीडियम आया तो ये आता है, नहीं आता है? तो लाइट को चलने के लिए मीडियम की जरूरत, लेकिन मीडियम पे डिपेंड करती है, ये याद रखना। स्पीड, लाइट की स्पीड हमेशा मीडियम पे डिपेंड करेगी। तो v1 मीडियम बदला तो स्पीड बदल गई। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या डिस्टेंस बदल गई? λ0 इक्वल टू λ2। फ्रीक्वेंसी बदली या नहीं बदली? फ्रीक्वेंसी बदली या नहीं बदली? आवृत्ति बदली या नहीं बदली? जल्दी बताओ। आवृत्ति बेटा, आवृत्ति, हाँ जल्दी बताओ। लेमडा बदल गया, लेमडा बदल गया। सोच के बता, सबका पता है v इक्वल टू s अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब तुम स्पीड की बात करते हो, तो जब तुम चाल की बात करते हो तो क्या कहते हो? प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी। प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी। डिस्टेंस ट्रेवल इन पर यूनिट टाइम। टाइम को कांस्टेंट रखते हो, टाइम को क्या रखते हो? कांस्टेंट, नियत रखते हो। यानी जो यहां रखोगे वही यहां रखोगे, समय दोनों में नियत रहेगा, तो फ्रीक्वेंसी दोनों में कांस्टेंट रहेगी। और वैसे भी कहां से लाइट, कहीं एक सोर्स से आ रही होगी, उसी सोर्स से चलने वाली लाइट आ रही है, तो लाइट में फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज ही नहीं आएगा, क्योंकि तूने पहले से पढ़ रखा था फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स। आवृत्ति किस पे डिपेंड करती है? सोर्स पे। याद कर, बेसिक चर्चा में तुझे पढ़ाया गया था कि आवृत्ति किस पे डिपेंड करती है? सोर्स पर। सोर्स तो तुम्हारा एक ही है जहां से वो चल रही है, भले रास्ते में कोई इधर उधर पकड़ के कर दिया, बट सोर्स तो एक ही है, तो फ्रीक्वेंसी बदलने वाली नहीं है। f1 इक्वल टू f2। फ्रीक्वेंसी ने, रिफ्रैक्शन में ये नहीं बदलती, बाकी सब बदल जाती है। देखो इसमें ये चीज दोनों में मैच कर गया, f1 बराबर f2। तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, क्या बदलती है? वेलोसिटी। टाइम कहां से? वेलोसिटी और वेवलेंथ। स्पीड बदल जाएगी और वेवलेंथ बदल जाएगी, बाकी सब वही रहेगा और कुछ नहीं बदलेगा। ये बात समझ में आई क्या? अच्छा, वेवलेंथ अलग अलग हो गई ना, इसकी वेवलेंथ अलग और इसकी वेवलेंथ, लेकिन है तो सनलाइट। क्या चीज है ये? सनलाइट ही तो है। ध्यान से देखो, वेवलेंथ बदल गई, इधर उधर हो गई वेवलेंथ, लेकिन क्या चीज नहीं बदली है? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी इसलिए नहीं क्योंकि है तो सनलाइट, सोर्स तो सेम है। और अगर मान लो पेंसिल जो तू पानी बाहर देख और पानी में पड़ी हुई पेंसिल देख, दोनों का कलर एक ही जैसा नजर आता है या अलग अलग? दोनों का कलर। एक पेंसिल रख और पानी में भर के रख दो, तो पेंसिल का ऊपर का कलर अगर रेड है तो अंदर वाला कलर रेड आएगा या अलग अलग आएगा? बताओ सब लोग। रेड ही दिखती है ना, रेड दिखने का मतलब, लेकिन वेवलेंथ तो बदल गई, वेवलेंथ बदल गई। और तुमने कलर को किस हिसाब से बांट रखा है? सर विजिबल रीजन। और विजिबल रीजन में 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। तो तुम्हारे दिमाग में कलर को लेकर वेवलेंथ आता है। जब भी मैं कलर की बात करता हूं तुम्हारे दिमाग में तरंगदैर्घ्य आती है, लेकिन यहां तरंगदैर्घ्य बदल गई या वही रही? यहां पर बदल गई, लेकिन तुम्हें कलर तो वैसा ही दिख रहा है। इसका मतलब कलर किसकी प्रॉपर्टी हो सकती है? फ्रीक्वेंसी की या वेवलेंथ की? कलर किसकी प्रॉपर्टी हो सकती है? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति की या फिर तरंगदैर्घ्य की? है कि नहीं है? वही है सोर्स जहां से आ रही है।
अब तूने ऐसे पानी में ऐसे पेंसिल रख दिया रेड रेड कलर की या किसी भी कलर की, है कि नहीं है, किसी भी कलर की तुमने ऐसे रख दिया, अब वो तुम्हें दिख रही है, ऊपर भी रेड दिख रही है, अंदर भी कैसे दिखेगी, रेड ही दिखेगी या कोई और कलर दिखेगा, रेड ही दिखेगा ना। इसका मतलब है, लेकिन फिर से सवाल एक आया, यहाँ वेवलेंथ अलग है, यहाँ अलग है, वेवलेंथ बदल गया, कलर बदला या नहीं बदला, कलर नहीं बदला। इसका मतलब कलर किसकी प्रॉपर्टी है, वेवलेंथ की या फ्रीक्वेंसी की, जो ना बदले उसी की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब है यहां पर ध्यान रखना कि फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्टी है, फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्टी है कलर की, जो कलर को डिफाइन करेगा, है ना। कलर को डिफाइन कौन करता है, फ्रीक्वेंसी करती है, लेमडा नहीं करती, लेमडा बदल जाती है, लेमडा इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ कलर। कलर कौन डिफाइन करेगा, कलर कौन डिफाइन करेगा, सोर्स करेगा, फ्रीक्वेंसी करेगी। कलर डिफाइन करने का काम कौन करेगा, फ्रीक्वेंसी करती है। बात समझ में आई ना। स्पीड मीडियम पे डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही है, अपवर्तन में स्पीड मीडियम पे डिपेंड कर रही है या नहीं कर रही है, कर रही है ना। मीडियम नहीं चाहिए लाइट को चलने के लिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन अगर मीडियम आ गया तो मीडियम पर डिपेंड करेगी उसकी स्पीड। ये बात समझ में आई। रिफ्लेक्शन में क्या बदल जाता है, परावर्तन में क्या चीज बदल जाता है, केवल डायरेक्शन। इसमें क्या चीज बदल जाता है, सब। क्या बचा रहता है, आवृत्ति। कलर की प्रॉपर्टी कौन है, फ्रीक्वेंसी, जो कलर को बताता है। लेमडा कलर को बताता, लेकिन तुमने शुरू में हमेशा क्या पढ़ रखा है, लेमडा इसका अलग होता है और इसका अलग होता है। जो यहां पर समझ में आया हो तुम्हारे अपने हिसाब से वो नोट कर लो, है ना। इधर देखिए, रिफ्लेक्शन में क्या चीज देखा, लाइट ऐसे आई, किसी मीडियम पे गिरी, ये आई, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वो थोड़ा सा और अपने ओरिजिनल पाथ से डिवेट हो गई, ये आर हो गया। ये मीडियम M1, ये मीडियम M2। दोनों बातें क्लियर है, क्लियर है यहाँ सब, सब समझ में आ रहा है यहाँ सब क्या हुआ, कौन सा फिनोमेना है ये, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, कंसंट्रेट रहिए, है ना। तो ये हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें सबसे बड़ी बात ये, ऐसा हुआ क्या कि ये अपने ओरिजिनल पाथ से डिवेट कर गई। कैसा मीडियम, डेंसर। तुमने रेयर डेंसर कहां पढ़ लिया, अभी तो मैंने पढ़ाया भी नहीं। तुम्हें इस डायग्राम को देख करके मीडियम कैसा लग रहा है, डेंसर। ऐसा रुको, अभी तुम्हें रेयर डेंसर नहीं पढ़ाया तो अभी तुम छोड़ दो। मीडियम अभी केवल तुम्हारे पास एक ही आंसर होना चाहिए। ये क्यों हुआ, क्योंकि रिफ्रैक्शन इसलिए होता है क्योंकि मीडियम चेंज होता है। अगर मीडियम चेंज हुआ, जो तुम्हें समझ के याद रखना है और यही डेटा दिमाग में ये बसा होना चाहिए, अगर मीडियम चेंज हुआ तो पाथ चेंज होगा या वही रहेगा, पाथ चेंज होगा। ये कितना सही है कितना गलत है आगे बताने वाली एक क्वांटिटी आती है। चलो लिखता हूं मैं, किसी दूसरे मीडियम में रफ्तार लिखता हूं, v इक्वल टू, इसमें रफ्तार लिखने की कोशिश कर रहा हूं, v इक्वल टू, अगर मान ली ये एयर है और ये ग्लास है, कांच है, तो मैं भी कांच में रफ्तार लिखूंगा, v इक्वल टू 1/√μ लिखा जाएगा ना, जिसको तुम लोग लिखोगे 1/√μ0μr एप्सिलॉन r। याद आया। इसमें जो इकट्ठा हो रहा है, जो तुम ऑलरेडी जानते हो, उसको अलग कर दो। क्या क्या अलग हो जाएगा, 1/√μ0 एप्सिलॉन r, ये तुम जानते थे, तुमने इसको अलग कर दिया। बचा क्या, 1/√μr। इन सब का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, ER डायमेंशनलेस है, कांस्टेंट है, μr कांस्टेंट है। ये सब पढ़ा था ना, μr इक्वल टू 1 + chi m, पढ़ा था कभी, ये चैप्टर 5 में पढ़ाया गया था। सोच ये क्या है, दिस इज c या 1/c, 1/c, v इक्वल टू हो जाएगा c/√μr ER। आपको क्या लगा, मीडियम बदलने पर क्या बदल जाता है, मैंने क्या सवाल पूछा था, मीडियम बदलने पर स्पीड बदलेगी या वही रहेगी, क्या वो मेरे सामने क्लियर है एकदम। अगर एयर से मैं ग्लास में गया तो स्पीड बदल रही है। सोच, c पहले था 3 × 10⁸, क्या उसका कुछ कम हो गया, स्पीड कुछ कम तो हुआ ना, स्पीड कुछ कम हुआ, कम करने वाला क्या ये फैक्टर है,
कम करने वाला यही फैक्टर तो है, और इस फैक्टर का नाम आगे लिखा गया V इक्वल टू C अपॉन N। फार्मूला क्या है? V इक्वल टू C अपॉन N, जहां N क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माध्यम का। जिस भी माध्यम में, जिस भी मीडियम में तू चला, N को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। और ये तुमने ये 10th में पढ़ा है केवल इस फार्मूले के साथ। आता कहां से है नहीं पता था, आता यहां से है, घुमा फिरा के। समझ में आया ना? ये क्या चीज, नई चीज क्या सीखा हमने? किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कैसे लिखी जाती है, उसको लिखने का तरीका ये है। यहां पर नई चीज तुम्हारे सामने क्या निकल के आई? n। अब इस n के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज n? फार्मूला क्या आया था? V इक्वल टू C अपॉन N। फार्मूला तुम्हारे पास ये आया n, और n बराबर असल में है क्या? 1 अपॉन अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। ये n आया क्यों? ये n है। हाँ हाँ बेटा, अरे ये दिमाग में देखो क्या चल रहा है। n इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर ई आर, यही तो है ना? म्यू आर ई आर सब जानते हो। तो अब यहां पर समझने वाली बात है कि n क्या काम कर रहा है, खुद से बताओ। स्पीड को मेंटेन कर रहा है या स्पीड को ब्रेक कर रहा है? अगर मैं c बराबर लिखूं तो क्या लिखा जाएगा? c इज इक्वल टू क्या vn? c इज इक्वल टू, मुझे बताओ कौन ज्यादा होगा, c या v? कौन ज्यादा होगा, c या v? c या v कौन ज्यादा हो सकता है हमेशा? कौन है जो हमेशा ज्यादा होगा? c। क्या c कांस्टेंट है? 3 × 10⁻⁸ इससे ज्यादा कुछ हो सकता है? नहीं। इसका मतलब है v हमेशा कम होगा, और n वो नंबर है जो बैलेंस कर रहा है। देखो c को vn के बराबर कैसे ला रहा है? v c के बराबर इसलिए आ रहा है क्योंकि n से मल्टीप्लाई करा है। ये वो नंबर है जो दोनों साइड को बैलेंस कर रहा है। और ये आया कहां से? जब आप क्या लेकर आए? माध्यम, मीडियम लेकर आए। क्या लेकर आए? मीडियम। और यहां पर स्पीड बतानी है तो तुम्हें यह फार्मूला लगाना पड़ेगा, n को लाना पड़ेगा। n किसकी प्रॉपर्टी है? n आया कहां से? n आया कहां से? जब तुम क्या लेकर आए? तो ये साफ साफ दिख रहा है तुम्हारे आर रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये तो सीधे माध्यम की ही तो प्रॉपर्टी है, माध्यम का ही तो गुण है। माध्यम आने पर ही तो ये आया, या ऐसे ही आ गया? ये कब आता है? जब तुम्हारे सामने क्या आता है? मीडियम आता है। तो सबसे पहली बात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में मैं लिखूंगा, अपवर्तनांक के बारे में। सबसे पहली बात, ये किसका गुण है? किसकी प्रॉपर्टी है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ये माध्यम का गुण है। अपवर्तनांक के बारे में सबसे पहली बात कि ये माध्यम, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, माध्यम का गुण है, माध्यम का लक्षण है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर ये माध्यम का गुण है तो किस पे डिपेंड करेगा? माध्यम पर। अगर ये मीडियम की, ये कितना आसान सा डेफिनेशन है, देखो कितना आसान सा सवाल पूछा था तुमसे। अगर ये मीडियम की ही प्रॉपर्टी है तो डिपेंड किस पे करेगा? मीडियम पर ही तो डिपेंड करेगा। मीडियम बदलते जाओगे ये बदल जाएगा। तो डिपेंड करता है मीडियम पर, डिपेंड करता है मीडियम पर। और इस हिसाब से तुम्हारे पास मीडियम हो गया दो, ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीडियम कितने तरीके हो गया? दो। एक n1 लिखा मैंने, दूसरे को क्या लिखा? n2। सिंबल तो n है, सिंबल क्या है इसका? n है। एक n1 एक n2। अब अगर मैंने लिखा n1 इज ग्रेटर देन n2 ना, तो माध्यम हो गया दो। एक n1 माध्यम वाला, n1 वाला, और एक n2 वाला। अगर n1 ज्यादा है तो n1 को कहा जाएगा डेंसर। कैसा माध्यम कहा जाएगा? सघन। और n2 फिर उस समय क्या हो जाएगा? n2 क्या हो जाएगा? रेयरर। तो इस टाइम पर यही लिख देता हूं मैं। और डेंसर हो गया n1 वाला, और रेयरर, विरल कौन सा हो जाएगा? n2 वाला। है कि नहीं है? अगर मैं ये लिख देता n2 इज ग्रेटर देन n1, n2 ज्यादा है, तो आप क्या लिखते? बताओ n2 क्या हो जाता? अब यहां पर सघन कौन हो जाता? डेंसर का मतलब सघन n2। और रेयरर कौन हो जाता? रेयरर हो जाता आपके पास n1। इस तरीके से अब आपके पास अपवर्तनांक वो है जो दो माध्यमों को अलग करता है। देखो अपवर्तनांक क्या है? मीडियम की प्रॉपर्टी है, मीडियम पे डिपेंड करता है और मीडियम को ही अलग करता है। मीडियम को ही बांटने का काम कौन कर रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां पर और बातें लिख सकता हूं जो माध्यमों को अलग करता है। वो माध्यम को बांट के रखता है, बाउंड्री है, और दोनों माध्यमों के गुणों में अलग अलग भिन्नता लाने का काम ये करता है ना? क्या लिखोगे?
डिवाइड्स मीडियम, मीडियम को डिवाइड करता है, डिवाइड्स द मीडियम, ठीक है, माध्यम को बांटने का काम करता है, ये काम करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक माध्यम का गुण है। और इसको बताने का तरीका क्या है, क्या है फार्मूला इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या है तुम्हारे पास, n इज इक्वल टू देख फार्मूला बनाओ, अरे n बराबर क्या फार्मूला रहा है, c अपॉन में भी, तुम्हारे पास फार्मूला आया, इसका सूत्र आया n इज इक्वल टू c अपॉन भी, c कहां में, कहां की चाल है, c कहां की चाल है, निर्वात अथवा वायु की, और भी माध्यम की। तो अगर किन्हीं दो मीडियम में स्पीड का रेशियो ले लियो, क्या ले लो, स्पीड का रेशियो, मतलब चालों का अनुपात, दो माध्यम में प्रकाश की चालों का क्या मिल जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या कहलाएगा, अपवर्तनांक। ये डेफिनेशन हो गई, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट ऑफ एनी टू मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। और ये वो है जो दो माध्यमों को बांटता है, माध्यम का गुण, माध्यम की क्वालिटी डिफाइन करने वाला है, ये माध्यम कितना क्वालिटी वाला है वो यही डिफाइन करेगा, इसके अलावा कोई और नहीं कर सकता, यही काम है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर सोचो, अब ध्यान से सुनो, अगर मैं ये कहूं कि माध्यम बदल गया बट एन सेम है, क्या चीज, माध्यम बदल गया लेकिन एन, बताओ स्पीड पे कोई फर्क आएगा, क्योंकि एन तो जो यहां होगा वही यहां होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, एन दोनों जगह तो सेम ही तो होगा, या अलग अलग एन होगा, सेम होगा, तो एन में कोई चेंज नहीं आएगा। और ध्यान से देखो, यहां पर एक फार्मूला लिखा है v इंटू एन बराबर सी, तो v कुछ भी करेगा एन कुछ भी लाएगा, उस हिसाब से क्या एडजस्ट हो जाएगा v, और v और एन का हमेशा गुणा क्या रहने वाला है, यानी v और एन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट है या नहीं है, ये समझ में आया पूरा। ये मीडियम कितने प्रकार का हुआ ये समझ में आया, दो तरीके का आया। और मीडियम बताओगे कैसे, बताओ कांच सघन है या पानी, ग्लास या वाटर, कौन डेंसर है, ग्लास या वाटर, क्या ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, कौन सॉलिड है कौन डेंसर है कौन सघन है, वाटर एयर में, इन दोनों में यानी किसकी क्वालिटी ज्यादा है, वाटर की, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा आएगा, आएगा नहीं आएगा। इसके लिए क्या करोगे, n इक्वल टू म्यू आर आर, इसके लिए कितना होगा 1 1, म्यू आर 1 ई आर 1, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, लेकिन इस सब के लिए तो अलग अलग आएगा ना, और एक से ज्यादा आएगा, इसके लिए और ज्यादा आएगा तो वो और भी ज्यादा आएगा। और अगर मैं यहाँ डायमंड लिख दूं तो क्या और ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं है। तो क्या मीडियम बदलने पर क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल रहा है, बाई एनी हाउ अगर मैं ये कहूं कि मीडियम बदला लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बदला, तो डायरेक्ट आंसर बोल पाओगे, मीडियम बदलो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना बदलो, डायरेक्ट आंसर बोल पाओगे, असंभव, कभी नहीं बता सकते कि सघन है या विरल है। सघन और विरल बताने का काम कौन करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करता है, जो डिवाइड करता है मीडियम को, जो मीडियम की क्वालिटी डिफाइन करने का काम करता है वो है अपवर्तनांक। और लिखा कैसे गया है, Vn बराबर C, ये फार्मूला इसीलिए तुम्हें बहुत अच्छे से समझना है। और जीवन बीत जाता है, बच्चों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की समझ नहीं रहती है, उन्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी समझ नहीं आता है कि आया कहां से आया कैसे। ठीक, अब ध्यान से देखो फार्मूला, देखो Vn बराबर क्या लिखा गया, Vn इसको क्या लिखा मैंने, V क्या है, व्हाट इज V, माध्यम में प्रकाश की चाल। चलो मान लिया मैंने इसका अपवर्तनांक है n1 और इसका है, यहां चाल है v1 और यहां चाल है v2। अब वो सीखो जो बहुत जरूरी था, तो Vn बराबर C, n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक। अच्छा, अगर मैं ये लिखूं इसमें तो ये लिखा जाएगा सर v1 इंटू n1, क्योंकि आपको पता है कि v और n का प्रोडक्ट क्या आने वाला है, कांस्टेंट। C क्या है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, क्या ये कांस्टेंट रहता है, ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी अगर मैं v गुणे n करूंगा तो हमेशा क्या आना चाहिए, अरे कांस्टेंट C ही तो आएगा, C फॉर कांस्टेंट,
सी ही तो आएगा। तो अगर मैं पहले मीडियम में लगाऊं तो क्या V1 इंटू N1 क्या वो भी सी आना चाहिए, और दूसरे में लगाऊं V2 इंटू N2 तो क्या तो भी सी आना चाहिए? आएगा कि नहीं आएगा? दोनों का रेशियो लो, V1 अपॉन V2, V1 अपॉन इंटू N1 अपॉन इक्वल्स टू सी अपॉन, क्या सी से सी गया? तुम्हारे सामने आया क्या निकल के? सी से सी गया ना, 1 आया, और यहाँ क्या आया? V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1। ये तुम्हारे पास फार्मूला आया। और तुम अगर लिखना चाहो तो एक और फार्मूला मैं लिखा दूं यहीं पर, तो तुम्हारे जीवन में काम आएगा। वो है, तुम सबने फार्मूला पढ़ा है, वेलोसिटी ऑफ वेव, स्पीड वेव का फार्मूला क्या पढ़ा था सबने? v बराबर क्या फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। तुम्हें याद नहीं है फार्मूला? v बराबर क्या एफ लेमडा, याद है तुझे? फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, तुम्हें याद है फार्मूला? तो v1 बराबर f1 लेमडा 1, v2 बराबर f2 लेमडा 2। बोलो क्या कटेगा दोनों में? क्या कट जाएगा दोनों में? v f1 या लेमडा? v f लेमडा क्या कटेगा? क्या कटेगा? क्या f1 f2 बराबर है? क्या अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने कि फ्रीक्वेंसी बदलती नहीं है, तो क्या f1 से f2 कट जाएगा? तो जहां आएगा, जहां लिखे हो v1 अपान v2, क्या वहां लिख सकता हूं लेमडा 1 अपान लेमडा 2? यानी ये फार्मूला और बढ़ा और मैंने लिखा लेमडा 1 अपान लेमडा 2। मेरे पास ये फार्मूला निकल के आया आज के लिए, लेमडा 1 अपान लेमडा 2। और यहां पर आपको बताएगा कि v1 अपान v2 बराबर n2 अपान n1 इक्वल टू लेमडा 1 अपान लेमडा 2। क्लियर है सबको? इसको पढ़ने के बाद आपके पास आता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सबको पहला लॉ आता है, सुना याद है कि नहीं? दो माध्यमों के लिए, फॉर एनी टू मीडियम, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज लाई इन सेम प्लेन। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब तीनों सदैव एक ही तल में होते हैं। इसके बाद आता है सेकंड लॉ, जिसे स्नेल्स लॉ कहते हैं। उसकी डिस्कशन लेते हैं कल। तब तक के लिए नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।